रिलीजियस प्लेसेस पे कोई झंडे लगा रहा है. नाउ देयर आर videos which are showing that the shots are fired. We are moving forward as Hindus, as Muslims, as Christians. We are moving forward as Indians. दोस्तों, यूपी के संभल ज़िले में एक शाही जामा मस्जिद है जहां पर सर्वे होना था. सर्वे के बाद वहां पर दंगा हुआ जिसमें अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है. तमाम तरह की बातें हो रही हैं इस घटना को लेकर के. कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें चंद्रचूड़ जो हमारे एक्स चीफ जस्टिस रहे हैं उनकी गलती है. कुछ लोग पुलिस के रवैये पर सवाल उठा रहे हैं. कुछ लोग कह रहे हैं कि योगी सरकार मुसलमानों के साथ में, हमारे देश के अल्पसंख्यकों के साथ में भेदभाव करती है. इन तमाम मुद्दों को समझने के लिए मुझे लगता है कि अगर हम जब तक संवैधानिक नज़रिए से इन सारी चीज़ों को ना देखें तब तक एक साफ़ और सही तस्वीर हमारे सामने उभर कर नहीं आती है. तो इसीलिए आज हमारे स्टूडियो में मैंने इनवाइट किया है उत्तराक्ष सिंह को, जो सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं. सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका. बहुत बहुत नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को भी नमस्ते. मेरा जो पहला सवाल आपसे ये है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की दोबारा से बात होनी शुरू हो गई है, आपको क्या लगता है कि जो लोग चंद्रचूड़ साहब को इसके लिए कोस रहे हैं वो क्यों कोस रहे हैं? क्या है ये पूरा मामला? देखिए, अगर बात लाइबिलिटी या जिम्मेदारी ठहराने की है तो अकेले चंद्रचूड़ साहब पे जिम्मेदारी ठहराना उचित नहीं होगा. पहले तो हमें ये देखना है कि भाई ये सर्वे ऑर्डर कैसे हुआ. जिन केसेस को मेंटेनेबिलिटी पे ही अभी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, जैसे कि कोई मुकदमा जब फाइल होता है तो पहले देखा जाता है कि वो मेंटेनेबल है कि नहीं. जिस मुकदमे की अभी मेंटेनेबिलिटी इज इन क्वेश्चन, आप उस मुकदमे में इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर कैसे पास कर रहे हैं? अभी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इंटैक्ट है, उसका इंटेंट क्लियर है. जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इंटैक्ट है, उसका इंटेंट क्लियर है, तो ये जो सारे सूट्स फाइल हो रहे हैं विच आर स्प्राउटिंग इन ऑलमोस्ट एवरी डिस्ट्रिक्ट नाउ, अब आप उनको आप कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं? कोर्ट को तो सबसे पहले ये पूछना चाहिए है जो उनके सामने प्लेंटिफ आ रहा है कि भाई हाउ डू यू मेंटेन दिस केस. जी, आप जो बेसिकली आप जो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी तक तो है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, अभी तक तो बना हुआ, अभी तक तो बरकरार है, तो फिर ये जो पिटिशंस आ रही हैं इनको एंटरटेन करने की कोर्ट को क्या ज़रूरत है? एक बार मैं थोड़ा सा ये भी चाहता हूँ कि आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में बता दें कि ये कानून है क्या, क्यों, और क्या है कानून ये, और क्यों है, और मतलब इसके अराउंड जो कंट्रोवर्सी है वो क्या है? देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ना एक तरीके की फुल स्टॉप था. वो फुल स्टॉप ऐसा था एक प्रोविजो के साथ इन कंट्रोवर्सीज को. देखिए, जो हमारा देश है वो विभिन्नताओं का देश है. बहुत सारे लोग आए, 2000, 2500, 3000 साल की हिस्ट्री है. अब अगर हम रेट्रोग्रेसिवली अगर हम इसको देखते तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी ना किसी धार्मिक स्थल या किसी ना किसी धार्मिक भावना को हानि, हिंसा पहुंचाई होगी. तो हमारी पार्लियामेंट ने 1991 में ये डिसाइड किया कि ठीक है, नाउ वी विल पुट अ फुल स्टॉप टू दीज कंट्रोवर्सीज. इसको हम फुल स्टॉप कैसे देंगे? 15 अगस्त 1947 के बाद अब इस तरीके के मुकदमे नहीं चलेंगे. जो किसी भी धार्मिक स्थल का जो नेचर है, जो रिलीजियस कैरेक्टर है, उसको बदलने के लिए फाइल किए जाएंगे. टिल द टाइम दिस एक्ट इज इन प्लेस, these suits are to be first justified on the ground of maintainability. जी जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने कही, क्योंकि हमारे देश में तो तरह तरह के लोग आए, और पूरी दुनिया में बहुत सारे के लोग कहीं पर गए, वहाँ पर बसे, वहाँ पे लड़ाइयाँ की, अपनी चीज़ें थोपने की कोशिश की. अब इस तरह से अगर हम देखेंगे तो मतलब मुगल्स आए, मुगल्स के पहले बहुत थे, अफगानी थे, या फिर अब बाद में और अंग्रेज़ आए. तो इस तरह से आपको नहीं लगता कि मतलब आज चलिए धर्मवाद एक तरह से हम कहें कि अगर सर पे चढ़ के बोल रहा है लोगों के, तो मंदिर तोड़ रहे हैं. कल को अगर वैसा राष्ट्रवाद हो तो फिर अब क्या गेटवे ऑफ इंडिया है, फिर इंडिया गेट, इन सबको तोड़ा जाएगा क्या? बिल्कुल सही कहा रोहित आपने, और तोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता है. आप देखिए कि क्या अब हम उस स्टेट में हैं, क्या ये देश उस स्टेज पे है जहां धार्मिक स्थलों को अब तोड़ा जा सकता है?
क्या हम उस पोजीशन पे हैं या वापस उस पोजीशन पे जाना चाहते हैं जहां हम किसी धार्मिक स्थल को तोड़ करके एक नया धार्मिक स्थल बनाएं? मतलब, डू वी वांट टू गो बैक 300 400 years back in the history? Now this is a question which has, see, this question was answered very well by the way of this act. जब तक ये कानून नहीं था तब तक तो आप सवाल खड़े कर सकते थे, लेकिन कानून बनने के बाद जो आज तक रिपील नहीं हुआ है, हालांकि कुछ लोग ये कह सकते हैं कि भाई इट इज अंडर क्वेश्चन, समथिंग इज अंडर क्वेश्चन डज नॉट इप्सो फैक्टो मीन्स दैट इट इज ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस। इसको चैलेंज किया गया है, लेकिन अभी तक इसकी वैधता बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे नहीं लगाया है। तो आप ये बताइए, थोड़ा सा लोगों को समझाइए कि जो सेकुलर नेचर हमारी कंट्री का है या फिर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, वो आपको कहीं ये लगता है कि आजकल लोग जो है अब जो एक कबीलाई सोच है कि हमारे कबीले का राज है, अब हम जो चाहेंगे वो करेंगे, वैसा आपको नहीं लगता है कि देखने में मतलब इस तरह की फीलिंग आती है, इस तरह की जब चीज़ें होती हैं तो? देखिए, इसमें सबसे पहले हमें ये सोचना है कि हम एज अ कंट्री या एज अ देश हम क्या सोचते हैं अपने आप को। हम एज अ कंट्री कहीं जाना चाहते हैं या हम एज अ कम्युनिटी कहीं जाना चाहते हैं? हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम एक धार्मिक आइडेंटिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं या एक राष्ट्र की आइडेंटिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि वी आर मूविंग फॉरवर्ड एज हिंदूज, एज मुस्लिम्स, एज क्रिश्चियंस, वी आर मूविंग फॉरवर्ड एज इंडियंस। नाउ द मोमेंट इट इज क्लियर that okay, we are moving forward as Indians, your question gets answered. The moment I have this notion कि भाई मुझे तो as a community ही आगे बढ़ना है, as a religious identity ही मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, तब ये सवाल आता है कि भाई क्या इनको चेंज किया जाए, क्या इनको चेंज नहीं किया जाए। इस देश में जब तक ये कानून है तब तक किसी भी नेचर, किसी भी प्रकार का ये चेंज नहीं लाया जा सकता कि इफ समथिंग इज मॉस्क इट विल रिमेन मॉस्क, इफ समथिंग इज टेम्पल, इफ सम प्लेस इज गुरुद्वारा और चर्च, इट कैन नॉट बी चेंज्ड। आप ये छोड़ दीजिए, आप ये सोच लीजिए कि अगर कोई मॉस्क जैसे शिया या सुन्नी है तो जो शिया है वो शिया ही रहेगा और जो सुन्नी है वो सुन्नी ही रहेगा। शिया सुन्नी नहीं हो सकता, सुन्नी शिया नहीं हो सकता। जो चर्चेज हैं वो कैथोलिक हैं, प्रोटेस्टेंट हैं, तो प्रोटेस्टेंट कैथोलिक नहीं हो सकते, कैथोलिक सिरियाक नहीं हो सकते। तो वो जो धर्म के अंदर जो सेक्स हैं उनमें भी चेंजेस आप नहीं कर सकते उनको। जी जी। एंड दैट इज एज पर द एक्ट। आपके हिसाब से इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, पॉलिटिकल पार्टी वही खेल दिखाएगी, वही तमाशा करेगी जिसके लिए तालियां बजेंगी। जिस दिन तालियां बजनी बंद हो जाएंगी उस दिन वो खेल दिखाना बंद कर देंगे। इसका यही मेरे हिसाब से एक जी बिल्कुल। जैसे अब बाबरी के बाद ये आई थिंक सवाल उठा था कि क्या इसी तरह से बाकी जगहें भी चेंज की जाती है। ऐसे जजमेंट में भी था कि जो बाकी जैसी की जैसी जगहें हैं वो वैसी ही रहेंगी। उसका रीज़न ये दिया गया था क्योंकि एक्ट बनने के पहले का मामला था बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का, इसलिए उसको एंटरटेन किया कोर्ट ने, और उसके बाद जो जैसे स्ट्रक्चर्स हैं वो वैसे ही रहेंगे। जो पैटर्न हमने बाकी दंगों में भी देखा है कि भाई एक जगह दंगा हुआ, उसके बाद वहाँ पर गोली चली या फिर वहाँ पर मार पिटाई हुई या फिर उसके बाद में जो केसेस फाइल हुए, उनको देखने के बाद आपने जो ऑब्जर्व किया है, आपको क्या लगता है कि हमारे देश के जो प्रशासन है वो निष्पक्ष है? जो प्रशासन है, जो जिला प्रशासन है, उसकी पहली प्रायोरिटी क्या होती है? उसकी पहली प्रायोरिटी होती है लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने के पहले मैं बता दूं, एक यूनिट होती है LIU, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है। तो ना पहले से आपको फीडर्स आ जाते हैं कि भाई माहौल बिगड़ने वाला है। नाउ देयर द एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू टेक स्टैंड्स कि क्या हमें इसको बहने देना है टिल द टाइम इट रीचेज अ पॉइंट जहां लोगों की जानें भी जा सकती हैं, आर्सन हो, दुकानें लूटी जाएं और दंगे फसाद हो, या विल निप इट इन द बड। हम उसको उसी पॉइंट पे स्टॉप कर सकते हैं। भाई जो ट्रबल मेकर्स हैं आपने हटा लिया। अभी अब संभल का ले लें तो संभल में देयर आर टू नैरेटिव्स। फर्स्ट इज where they say that no shots are fired by the police. Now there are videos which are showing that the shots are fired. Now वो हो सकता है pellet हो, वो हो सकता है वो नॉन इंजरिंग बुलेट्स हो, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन
अब ये मुकदमा, अब ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हो गया कि भाई कैसे हुआ, और वहां पे जाने गई हैं, जो जाने गई हैं वो दे हैव गॉन बाय बुलेट इंजरीज। जी। तो अब ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हुआ ना। अब इसमें फेयरनेस क्या कहती है? फेयरनेस ये कहती है कि भाई चूंकि यूपी पुलिस का इसमें इन्वॉल्वमेंट है कि भाई उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर वहां पे मेंटेन करना चाहा, और वहां पे आरोप ये लग रहा है कि भाई क्योंकि उस फोर्स के गोली से ये इंसिडेंट हुआ है, तो नाउ देयर शुड बी अ थर्ड पार्टी विच शुड इन्वेस्टिगेट दिस, तो टू मेंटेन द फेयरनेस। किसी रिटायर्ड हाई कोर्ट जज के नीचे अगर कोई कमेटी हो जो देख सके संभल वायलेंस में रियल टाइम कैसे हुआ, क्योंकि भाई देखिए पुलिस के पास अकाउंटेड बुलेट्स होती हैं। अगर 10 आदमी खड़े हैं तो वो उन 10 आदमियों के पास कितनी बुलेट्स हैं, ये सब चीज की अकाउंटेंसी होती है। एक बुलेट छोड़िए, एक बुलेट का अगर जो शेल होता है निकलने के बाद, उसकी भी अकाउंटेंसी रहती है कि भाई वो कहाँ गया, वो जो आपने किया था, जी। वेयर हैज इट गॉन। तो आप इतने स्ट्रिक्ट उसमें, तो ये तो नैरेटिव आ ही नहीं सकता ना, या तो शॉट्स फायर हुए हैं या तो नहीं हुए हैं। तो देन देयर हैज टू बी सम क्लैरिटी, एंड दैट क्लैरिटी कैन ओनली कम व्हेन देयर इज अ थर्ड पार्टी व्हिच सीज थ्रू द केस। जब भी आप किसी के रिलीजियस स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाते हैं या फिर अपनी बात थोपने की कोशिश करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि उसको कहीं ना कहीं से आइडेंटिटी का एक सवाल जो है उसके मन में आता है कि इस डेमोक्रेसी में, इस देश में हमारी आइडेंटिटी क्या है, उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है? आपको क्या लगता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में एक पीनल प्रोविजन भी है। वो पीनल प्रोविजन क्या कहता है कि यदि आपने उसका नेचर चेंज करने की कोशिश करी, या आपने कोई ऐसा काम किया जिससे कि उसकी रिलीजियस आइडेंटिटी को क्षति पहुंचती है, या उसका नेचर चेंज होता है, कैरेक्टर चेंज होता है, देन यू विल बी पनिश्ड विद 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। अब ये चीज आप देखिए कि कितने मुकदमों में अप्लाई की गई है। हम आए दिन देख रहे हैं कि रिलीजियस प्रोसेशंस पास होते हैं, फिर रिलीजियस प्लेसेस पे कोई कभी तोप चला रहा है, कोई झंडे लगा रहा है। कई बार हमने ये सुना कि भाई दंगे भड़काने के लिए रिलीजियस प्लेसेस में मांस के वो फेंक दिए जाते हैं। भाई ये क्या है? ये सारे जो ये जो कृत्य हैं, इन ये सारे दे आर पनिशेबल बाय प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। लेकिन आप कभी इन्वोक करते हैं? आपने कोई चार्जशीट देखी जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत आई हो? हमने तो सुना भी नहीं। आई मीन ऑब्वियसली, मतलब इट शुड बी अलोंग विद द आईपीसी, बट लेकिन आपने इन्वोक किया? कभी नहीं किया। इसमें तो यहां तक का प्रावधान है कि भाई जिसने इसकी साजिश रची है वो 116 आईपीसी के तहत, आई मीन ही शुड बी टैग्ड अलोंग। इसका मतलब ये कि अगर कल सुबह अगर कोई व्यक्ति झंडा लेकर के कहीं चढ़ता है, तो जो कल रात में, उस दिन की पहले वाली रात में अगर वो किसी के साथ बैठा है, तो वो आदमी भी उतना ही एक्यूज हो गया। लेकिन क्या हमने क्या इसको इन्वोक किया? नहीं किया। अभी सुप्रीम कोर्ट में हो क्या रहा है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की जो सुनवाई हुई थी उसमें क्या हुआ? कौन से वो प्रोविजंस हैं जिन पर दोबारा विचार करने की बात चल रही है सरकार की, जिसमें आपत्ति है लोगों को? देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को ना प्राइमरीली 2-3 चीज़ों की वजह से इसमें चैलेंज आया है। चैलेंज क्या है कि इट बार्स जुडिशियल रिव्यू। तो वो ये कहते हैं कि भाई उसने कोर्ट की जो पावर है किसी चीज़ को देखने की, वो उसने कर लिया, और लेकिन ये आए हैं उसी कोर्ट के सामने ये बोलने के लिए कि आप इसको रिव्यू करिए। तो मतलब ये कितना बड़ा विरोधाभास है इसमें कि आप उसी चीज़ के लिए देन यू हैव कम बिफोर द कोर्ट। अच्छा, उसमें एक चीज़ और ये बोली कि भाई 15 अगस्त 1947 जो है, इट्स एन आर्बिट्ररी डेट। अरे भाई, इट्स नॉट एन आर्बिट्ररी डेट। इट्स अ डेट वेयर वी बिकेम इंडिपेंडेंट, एंड वी वांट टू ले रेस्ट एनी एंड एवरी सच इंसिडेंट जो कि हमें एज अ देश प्रोग्रेस करने में दिक्कत देता। तो ये 2-3 चीजें थी जिसपे सिर्फ नोटिस इशू हुआ है। देखिए, अब नोटिस इशू हो गया, इट विल कम ऑन फॉर लिस्टिंग, आई डोंट नो व्हेन। जब भी वो लिस्ट पे आएगा, हियरिंग पे आएगा, सो in case if the courts decide to delve into it, they will have to go back to the Ram Janam Bhoomi judgment, क्योंकि राम जन्म भूमि जजमेंट ने का इनहेरेंट पार्ट है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। उसके ऊपर बेस करके
जब आया है रिजल्ट तो उसमें एक पर्टिकुलर आई जो टॉपिक है, टॉपिक आई हैज बीन मेड फॉर द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, तो एक सैंक्टिटी मिल गई है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को, तो आप वो रेट्रोस्पेक्टिवली आप पता नहीं कैसे जाकर के आप उसको ठीक करेंगे। जी। अब जैसे ही हम मतलब इस तरह की चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो अब सोचिए कि ऐसा तो है नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में या फिर जजेस को नहीं मालूम रहा होगा, या फिर कि इसकी रिव्यू नहीं कर सकते, लेकिन रिव्यू हो रहा है उसे सुप्रीम कोर्ट में। तो आपको नहीं लगता है कि पिछले कुछ सालों में आपने महसूस किया हो कि हमारे देश के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है? आपको क्या लगता है कि क्यों किसी भी डेमोक्रेसी के लिए इंस्टीट्यूशंस का फ्री एंड फेयर होना बहुत ज़रूरी है? इस केस के मद्देनज़र हम देखें तो देखिए, सबसे पहले ना आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया सर्वे ऑफ ज्ञानवापी। इफ सुप्रीम कोर्ट अलाउज सर्वे टू बी डन, व्हाट मैसेज percolates डाउन द कोर्ट्स, हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट? भाई, हर व्यक्ति, हर कोर्ट, हर इंसान सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखता है। जो केस अभी यही नहीं निर्धारित हुआ कि वो मेंटेनेबल है कि नहीं, जिस एक्ट ने उन केसेस को प्रोहिबिट कर रखा है, उस एक्ट की वैलिडिटी अभी स्टिल इट्स इंटैक्ट एंड इट इज इन क्वेश्चन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। आपने उस मुकदमे में एक इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर के तहत आपने सर्वे करने के लिए अलाउ कर दिया। मैं एज अ लेमैन अगर मैं जानना चाहूं, नॉट एज अ लॉयर और मे बी समबडी विद लीगल इंसाइट, अगर मैं वो देखना चाहूं तो मैं क्या देखूंगा कि जिस केस की मेंटेनेबिलिटी ही अभी क्वेश्चन में है, आपने उसमें इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर पास किया और उसे एग्जीक्यूट होने दिया। चलिए, इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर पास हो गया, आप उसको you could have put on hold, you would have said that कि ठीक है, पहले हम इसकी वैधता जांचेंगे इस एक्ट की। अगर ये एक्ट की वैधता ठीक पाई गई तो ये तो केस ही ऑटोमेटिकली इट विल अब्सॉल्व, इट विल अबेट। नाउ केस की वैधता तो एक्ट की वैधता तो हमने डिसाइड कर ली, लेकिन वो जो केस है वो केस मेंटेनेबल नहीं है फॉर एन नंबर ऑफ रीजंस। जो पार्टी दावा कर रही है, क्या उसके पास वो हक है वो दावा पेश करने का? अगर वो दावा पेश भी हो रहा है तो क्या वो उन मानकों के ऊपर उतरता है कि क्या वो केस, और आपने जब ये सवाल अभी खड़े हुए हैं, आपने उसका एक इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर आपने एग्जीक्यूट करा दिया। सपोज आई से रोहित, लाइक अ लेमैन, सपोज उसमें कोई एक ऐसी चीज आती है कि भाई इसमें तो पहले के रूप से ये चीजें थी, अब इस डेट के बाद ये चीजें हैं। सपोज ये मैं कहता हूं फैक्ट में आ गया ये, और ये सर्वे की रिपोर्ट एज एन एविडेंस इट इज टेकन ऑन रिकॉर्ड, तो आप क्या कर लोगे? क्या आप चेंज कर दोगे उसको? इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल वाइल दैट एक्ट बीन इन प्लेस? कैन यू डू दैट? बहुत बहुत अहम बात आप कह रहे हैं कि सही बात है कि अगर मान लीजिए कि कोई बदलाव नहीं होता है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में, तब तक आपने तो दंगे करा दिए, 5 लोगों की मौत हो गई है अनफॉर्चुनेटली। तो अच्छा, अगला सवाल जो मेरा यही था कि क्या आपने देखा है कि इंस्टीट्यूशंस को डेलिबरेटली कमज़ोर करने की कोशिश हो रही है हमारे देश में, कमज़ोर हो रहे हैं? एज अ लॉयर आप क्या सोचते हैं? एज अ लॉयर मैं ये सोचता हूँ कि देखिए, मैं तो यही चाहूँगा कि अच्छे जजेस जाएं सुप्रीम कोर्ट। जैसे I don't know whether I am supposed to take names or not, but I want to take जस्टिस अकील कुरैशी, उनको नहीं भेजा, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाए। मतलब इट वाज, आई मीन जस्टिस राजीव शरदर नहीं गए सुप्रीम कोर्ट। बहुत सारे ऐसे जजेस जिनको मतलब, बिकॉज वी हैव सीन देम मेकिंग सो आई मीन रेशनल जजमेंट्स। हमने ये भी देखा है कि जब बाबरी मस्जिद और राम मंदिर की बात हो रही थी तो उसमें भी कई बार जिक्र आया इलाहाबाद हाई कोर्ट का। आप एज अ लॉयर आपके लिए, क्योंकि आपने दोनों जजमेंट्स देखे पढ़े, तो क्या डिफरेंसेस थे उसमें दोनों जजमेंट्स में? अगर मैं एक राम मंदिर वाले इशू में अगर हम देखें तो जो बेसिकली जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट का जो क्रक्स था वो ये था कि दे सेग्रीगेटेड द प्लेस। आई मीन इट बिकेम अ टाइटल सूट इंस्टेड ऑफ द क्वेश्चन ऑफ फेथ।
बेसिकली इट बिकेम अ टाइटल सूट बिफोर द हाई कोर्ट। मगर यहाँ क्या हुआ, यहाँ इन्होंने इसको एज अ, अगर मैं एक लेमैन के टर्म में अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मान लीजिए किसी का कोई अधिकार है यहाँ पे और आपने कहा कि नहीं आपका ये अधिकार नहीं है और आपको ये नहीं मिलेगा, तो देन व्हाट इज द क्वेश्चन ऑफ कॉम्पनसेटरी लैंड? भाई आपका अधिकार नहीं है, आपको ये नहीं नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो वो जजमेंट वहां क्लोज हो जाती है। देन हाउ डज द क्वेश्चन ऑफ कॉम्पनसेटरी लैंड कम्स? वेरी ट्रू। मुझे लगता है इससे चीज़ें साफ हो जाती हैं कि एक मेजॉरिटी फेथ को देखते हुए मुझे लगता है जिक्र भी इसका हुआ था जजमेंट में कि फेथ के आधार पर हम लोग ये कर रहे हैं। अब हम फेथ इज समथिंग वेरी पर्सनल टू समबडी। हो सकता है मुझे फेथ है कि मैं इस पेन, ये मैं एक पेन रखता हूँ तो यू नो इट्स अ लकी डे फॉर मी, तो सो फेथ कैन बी यू नो इट्स समथिंग वेरी पर्सनल टू समबडी। जी। मेरा अगला सवाल आपसे ये है, जो आजकल मतलब सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा बात भी होती रहती है कि जजेस इस तरह के ऑर्डर्स दे रहे हैं ताकि बाद में उनको राज्यसभा भेजा जाए या फिर बाद में किसी कोई पावरफुल पोजीशन उनको और मिल जाए रिटायरमेंट के बाद में। जैसे अरुण जेटली साहब ने बोला था एक बार अपनी स्पीच में दैट प्री रिटायरमेंट जजमेंट्स आर governed by post retirement Plans. something 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 so इसमें 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 हमें ये देखना है कि as a judge I am telling you, so because we have no judge is biased by this. I don't think that there is any biasness in this. कई बार क्या होता है कि judges also thinks because they being human, न्याय अलग चीज है, समाधान अलग चीज है। आप किसी जजमेंट को एक न्याय के रूप में देखते हैं या उसको एक मसले के समाधान के रूप में देखते हैं। जब आप ये डिस्टिंक्शन ड्रॉ कर लेते हैं तब आपको समझ में आता है कैसे आपने न्याय तो कर दिया, आपने न्याय दे भी दिया, क्या वो न्याय एग्जीक्यूटेबल है ग्राउंड पे? मैं सी लेट्स टेक अ पैरेलल वर्ल्ड एंड लेट्स एनालाइज दैट। सपोज आज ये अपहोल्ड हो जाता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, व्हाट विल इट लीड टू? व्हाट विल इट लीड टू? मतलब ये हुआ कि आपने किसी भी उस पे आपने सूट फाइल करना है, आप सूट फाइल कर सकते हो, साइटिंग एनीथिंग। उसका रिजल्ट क्या होगा ये अलग बात हो गई। उसका हमारे यहाँ तो यू नो द लिटिगेशन इज द आई मीन द प्रोसेस इज द पनिशमेंट। आप किसी को 20 साल आप दौड़ा दीजिए कोर्ट, वो तो वहीं धाराशाही हो जाएगा, फिर अपील। सो आई वुड ओनली से कि यू नो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस व्हाइल डीलिंग विद। मेरा ये मानना है रोहित कि ये ना एक टाइम है जब एक इस जनरेशन को ना ये सोचना पड़ेगा कि आप एक इंडिविजुअल के रूप में बाहर आगे निकल रहे हैं। ये एक रेस है क्या कि आपने कि मुझे एज एन इंडिविजुअल आगे बढ़ना है, एज अ कम्युनिटी आगे बढ़ना है, या एज अ कंट्री आगे बढ़ना है? जब आप एज अ कंट्री आगे बढ़ रहे हैं तो क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि उस कंट्री में सब लोग साथ में चलेंगे? अगर सब लोग साथ में चलेंगे तो आपको ये अपने हुक्मरानों से पूछना पड़ेगा कि you give me the answers on my basic amenities. You do not give me an answer on my faith. आपके पास अगर कोई व्यक्ति ये आकर के कह रहा है कि भाई इनके साथ ये गलत हुआ, ये सही हुआ, चलो अब हमको चल के इसका हिसाब लेना है, आपको उसी वक्त ये समझ में आ जाना चाहिए कि यू आर नो वन टू टेक केयर ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर। आपको लड़ना है, उसका फोरम है। आपको कंप्लेन करनी है, उसका फोरम है। आप ये चाहते हैं कि आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, बात सुनी जाए, यू अप्रोच हाई कोर्ट बाय वे ऑफ रिट आस्किंग फॉर आस्किंग फॉर डायरेक्शंस। आप खुद से जा करके, क्या जो लोग पत्थर मार रहे थे या पत्थरबाजी हुई, इररिस्पेक्टिव कि वो बाहर से आए थे, अंदर से थे, या वहां के नहीं थे, या वो कौन थे, या क्या वो दंगा भड़काने वाले थे, क्या वो पत्थर मार के वो सर्वे रोक सकते हैं? भाई इट्स एन ऑर्डर ऑफ कोर्ट, इट हैज टू बी एग्जीक्यूटेड। आपको ये सोचना है कि अगर कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, जुडिशियल ऑर्डर अगर एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसको रोकने का तरीका क्या दंगे करना है? दंगे करने से रुक जाएगा? यू विल ओनली वैलिडेट व्हाट इज बीइंग परकुलेटेड कि भाई ये करेंगे तो ये होगा।
बिल्कुल। और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं प्रशासन की या फिर जुडिशरी की, हमारे चारों पिलर्स की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि इंस्टीट्यूशंस में लोगों का भरोसा बना रहे। इंस्टीट्यूशंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी, ना कि सिर्फ निष्पक्ष दिखना, बल्कि निष्पक्ष होना ही ज़रूरी नहीं है, निष्पक्ष दिखना भी ज़रूरी है. I was going through a lot of media reports wherein there is an allegation कि भाई a CGI, our former CGI was seen with the Prime Minister. I think as far as it was a personal event, it was all right. उसको पब्लिक करना कहाँ तक ठीक है, लेकिन जब एक नॉर्मल आदमी जिसको कि उतना कॉन्स्टिट्यूशनल और ज्ञान नहीं है, जब वो देखेगा तो उसके आप इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू से आफ्टर दैट, वो देखेगा, वो क्या समझेगा उस चीज को. तो उसकी निष्पक्षता को बरकरार रखने के लिए आपको यू हैव टू, इट हैज टू बी, जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट इट ऑल्सो बी सीन डन. जी, ये बहुत ज़रूरी बात कही आपने, और इसी के साथ हम लोग चाहते हैं कि एपिसोड काफ़ी लंबा हो गया है, तो हम फिर कभी दोबारा जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया आपको, आपने अपना समय दिया आपको और अच्छी बातचीत हुई. शुक्रिया दोस्तों आप लोगों का भी इस एपिसोड को देखने के लिए.